देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 का पहला पार्ट ए है। ठीक है, इसमें क्या है, इफ़ द लाइन, ये लाइन हमको दी गई है x माइनस वन डिवाइड बाई माइनस थ्री इज इक्वल टू वाई माइनस टू डिवाइड बाई टू के इज इक्वल टू जेड माइनस थ्री डिवाइड बाई टू। एक लाइन ये है हमारी। दूसरी लाइन क्या है, x माइनस वन डिवाइड बाई थ्री के इज इक्वल टू वाई माइनस वन डिवाइड बाई वन इज इक्वल टू जेड माइनस सिक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव। दूसरी लाइन ये है। अब आपसे कह रहे हैं ये दोनों लाइन जो है परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर हैं तो फाइंड करना है वैल्यू ऑफ के। देखो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उसकी कंडीशन ये है कि इनका जो डायरेक्शन रेशियो होगा, इन दोनों का जो डायरेक्शन रेशियो होगा, इन दोनों का डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लाई यानी A1 A2 B1 B2 इंटू C1 C2 A1 प्लस A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा ये हमारा क्या होगा, जीरो होगा। अगर ये दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर हैं तो उस केस में। ठीक है, ये वाली कंडीशन हमको यहाँ पे लगानी है। ठीक, ये कंडीशन हमको यहाँ पे लगानी है, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा जो कंडीशन है कि ये के की वैल्यू क्या आएगी। तो सबसे पहले हमको इक्वेशन जो दी गई है उसको लिखते हैं। क्या इक्वेशन दी गई है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। 6 का कौन सा पार्ट है, 6 का ए पार्ट है। क्या गिवन है, गिवन जो है हमको लिख देते हैं। गिवन हमको है, गिवन क्या है, गिवन ये है कि x, पहले इक्वेशन x माइनस वन डिवाइड बाई माइनस थ्री, दूसरी इज इक्वल टू वाई माइनस टू, वाई माइनस टू डिवाइड बाई टू के इज इक्वल टू जेड माइनस थ्री, जेड माइनस थ्री डिवाइड बाई टू। ठीक है, ये हमारी पहली लाइन है। ये लाइन की इक्वेशन दी गई, हमने लिख दिया। पहली लाइन की इक्वेशन ये हो गई। दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या है, दूसरी लाइन की इक्वेशन लिख देते हैं x माइनस वन, एक्स माइनस वन डिवाइड बाई क्या है, थ्री के, थ्री के इज इक्वल टू, दूसरी क्या है, इज इक्वल टू वाई माइनस वन डिवाइड बाई वन, वाई माइनस वन डिवाइड बाई वन इज इक्वल टू जेड माइनस सिक्स, जेड माइनस सिक्स डिवाइड बाई माइनस का फाइव। ये क्या है, माइनस का फाइव है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई। दो इक्वेशन हो गई। पहली इक्वेशन x माइनस वन डिवाइड बाई माइनस थ्री, ठीक है। इसके बाद y माइनस टू डिवाइड बाई टू के, ठीक है। z माइनस थ्री डिवाइड बाई टू, ठीक है। पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन क्या है, x माइनस वन डिवाइड बाई थ्री के, x माइनस वन डिवाइड बाई थ्री के, y माइनस वन डिवाइड बाई वन, वाई माइनस वन डिवाइड बाई वन, जेड माइनस सिक्स डिवाइड बाई माइनस फाइव। ये दो हमें लाइन दी गई हैं। ठीक, हिंदी वाले भी देख लें, हिंदी में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, सभी खंड करने हैं। इसमें क्या बता रहा है कि ये दो लाइन दी गई हैं, इन दो लाइन में क्या है, ये दोनों लंबवत हैं एक दूसरे के, तो आपको के का मान बताना है। ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जो जनरल फॉर्म होती है लाइन की वो लिख देंगे, जनरल फॉर्म ऑफ लाइन। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ लाइन लिख देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ लाइन। तो लिखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ लाइन्स, क्योंकि यहाँ पे दो लाइन है इस वजह से। तो क्या होगा, याद रखना, ये होता है हमारा x माइनस एक्स वन डिवाइड बाई ए वन। यहाँ पर जो डिवाइड में है ए वन, ये हमारा डायरेक्शन रेशियो है, याद रखना डायरेक्शन रेशियो है। और एक्स वन क्या है, पॉइंट है। अभी और बता दें, y माइनस वाई वन डिवाइड बाई बी वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन डिवाइड बाई सी वन। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये जो है एक्स वन कॉमा वाई वन कॉमा जेड वन, ये हमारे पॉइंट है। ठीक है, एक्स वन कॉमा वाई वन कॉमा जेड वन पॉइंट है, एंड ये हमारे क्या है, पॉइंट है। और ए वन बी वन और सी वन ये हमारे डायरेक्शन रेशियो है। क्या है, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो याद रखना, इनको नीचे वालों को डायरेक्शन रेशियो कहा जाएगा। ये हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन ये है, ये पॉइंट है और पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन हमारी ये है। ठीक है,
तो ये हम जनरल फॉर्म लिख रहे हैं। इसके बाद दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, दूसरी इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी x माइनस एक्स टू डिवाइड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा a2 इज इक्वल टू y माइनस वाई टू डिवाइड बाई b2 इज इक्वल टू z माइनस z2 डिवाइड बाई c2। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। इसके पॉइंट क्या हो जाएंगे, इसके पॉइंट हो जाएंगे x2 y2 और z2। इसके पॉइंट क्या हो जाएंगे x2 y2 और z2 से पास होने वाली लाइन, एंड हमारे पास जो डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा वो a2 b2 और c2 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इन केस ऑफ परपेंडिकुलर, इन केस ऑफ टू लाइन्स are perpendicular, in case of perpendicular lines, अगर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है तो उस केस में क्या होगा, इनका जो डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन रेशियो यानी a1 का मल्टीप्लाई a2 के साथ प्लस b1 का मल्टीप्लाई b2 के साथ प्लस c1 का मल्टीप्लाई c2 के साथ, इनका जो एडिशन आएगा ये जीरो आना चाहिए। अगर ये परपेंडिकुलर लाइन है तो क्या आना चाहिए, ये जीरो आना चाहिए। इसी कंडीशन का हमें यहाँ पर यूज करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कंपेयर करेंगे दोनों लाइन का जो हमें दी गई है। कंपेयरिंग बोथ द लाइन, comparing both the lines, दोनों लाइंस को कंपेयर करेंगे। देखो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट निकालने से कोई मतलब नहीं कि x1 y1 x2 की वैल्यू निकाल लीजिए, निकालने को निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्या मतलब है, क्योंकि हमको केवल डायरेक्शन रेशियो चाहिए ना। अगर निकालना चाहे तो क्या आएगा, x1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, z1 की वैल्यू 3 आ जाएगी, अगर निकालना है आपको। लेकिन हमें यहाँ पर केवल डायरेक्शन रेशियो से मतलब होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास डायरेक्शन रेशियो का ही यूज है और कुछ नहीं है। चलो, पहली लाइन जो हमारी दी गई उसमें जो नीचे कोफिशिएंट है क्या है, a1 है, a1 की वैल्यू कितना आ जाएगी -3, b1 की वैल्यू कितना आ जाएगी 2 के आ जाएगा, और c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो लिख देते हैं a1 की वैल्यू कितना आएगी, a1 की वैल्यू कितना आएगा देख लो एक बार फिर से -3, ठीक है। b1 की वैल्यू कितना आएगा, b1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, b1 की वैल्यू आ जाएगी 2k, और c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, c1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 2, ठीक है। ये हमारा क्या आया, डायरेक्शन रेशियो में पहले बात आ गई, पहली लाइन का हमारे पास डायरेक्शन रेशियो आ गया। दूसरी लाइन का a2 वैल्यू क्या आ जाएगी, दूसरी लाइन से कंपेयर करो, दूसरी लाइन में तो कंपेयर करेंगे क्या आएगा, a2 ये है, दूसरी लाइन ये है, ये 3 क्या आ जाएगा, b2 कितना है 1 आ जाएगा, c2 कितना है -5 आ जाएगा। तो लिख देते हैं 3 1 -5, ये क्या आ जाएगा 3 के, b2 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और c2 कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। एक बार देख लेते हैं है कि नहीं, कितना है 3 के 1 -5, ठीक है। अब हमारे पास परपेंडिकुलर की कंडीशन फॉर द, इन केस ऑफ परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर बोथ द लाइन आर परपेंडिकुलर, तो क्या लिखेंगे, इन केस ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, अगर ये लाइंस हमारे परपेंडिकुलर हैं तो क्या आएगा, लाइंस हमारे परपेंडिकुलर है तो क्या आएगा इनका, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। अब a1 a2 की वैल्यू हमने सब निकाल लिया है, इसको लिख देते हैं, जो वैल्यू निकाली उस वैल्यू को पुट करते हैं। a1 की वैल्यू कितनी आई है -3 आई है, a2 की वैल्यू कितनी आई है, a2 की वैल्यू हमने निकाला है 3k, तो ये 3k हो जाएगी, प्लस इसके बाद b1 की वैल्यू कितनी है 2k है, और b2 की वैल्यू कितनी है 1 है, प्लस C2 की वैल्यू कितनी है 2 है, C1 की वैल्यू कितना है -5 है, बराबर क्या है 0 है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा -9 आएगा, 9 के, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 के आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा -10 आ जाएगा, बराबर 0। अब इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, -7 के आ जाएगा और -10 आ जाएगा, बराबर 0। यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू कितने आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी -10/7, यही हमारा आंसर है, ठीक है, ये हमारा आंसर है। समझ में आया है तो आपको लाइक भी करना होगा, शेयर भी करना होगा, और सब्सक्राइब तो करना ही है।
इसमें क्या करना था, पहले सबसे पहले हमको जनरल फॉर्म से कंपेयर करना था। कंपेयर करने के बाद इसके बाद इनकी वैल्यू निकालनी थी। किसकी वैल्यू निकालनी थी, डायरेक्शन रेशियो की निकालनी थी, डायरेक्शन कोसाइन की निकालनी थी। ठीक है, जब इनकी वैल्यू निकल आएगी तो उससे हमें क्या निकालना था, कंपेयर करके x1 y1 की वैल्यू निकालना था और इसको सॉल्व करना था। ठीक, तो ये काम हो गया पूरा, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। के की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का इनका अब यहाँ से अगर चेक करना चाहो तो 9 हो जाएगा, 9 और 2 हो जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल सही आंसर आया है, माइनस का 10/7 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आपसे कह रहा है कि एक डाई को अ डाई वाज थ्रोन, फेंका जाता है कितनी बार, 2 बार। मतलब जो पासा है आपको उसको 2 बार रोल करना है, एक बार रोल किया, दूसरी बार रोल किया। ठीक है, अब आपसे क्या है, एंड इट वाज फाउंड दैट द सम ऑफ नंबर्स दैट अपीयर वाज 6। मतलब जो सम निकलेगा नंबर का, ये बताना है उस नंबर का जो सम है वो 6 आना चाहिए। यानी पहली बार हमने फेंका, मान लिया पहली बार हमने डाई को रोल किया, रोल करने के बाद उसमें 2 आ गया, फिर उसके बाद दूसरी बार रोल किया तो उसमें आ गया 4, तो 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि जो नंबर आए हैं उनका सम 4 होना चाहिए। अब मान लो आपने पहली बार फेंका, इसमें 6 आ गया, और दूसरी बार फेंका तो उसमें अब 0 तो आता नहीं है, दूसरी बार में 1 आ गया, तो इसका सम कितना हो गया, 7 आ गया। तो ये वाली कंडीशन नहीं लेनी, वो कंडीशन लेनी है जिसमें नंबर जो आ रहे हैं दोनों बार फेंकने के बाद वो 6 आने चाहिए, वो नंबर लेने हैं। ठीक है, अब फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर्स अपीयर्स एट लीस्ट 4 अपीयर्स एट लीस्ट 1। यानी जब हम पासे को फेंकेंगे तो एक बार फेंकें 4 आ जाए, तो दूसरी बार फेंकें उसमें 4 आ जाए, तब भी ठीक है। एक बार फेंका 4 नहीं आया, दूसरी बार फेंका 4 आ गया, तब भी सही है। लेकिन एक बार फेंका 4 नहीं आया, दूसरी बार फेंका फिर भी 4 नहीं आया, तो वाला केस नहीं लेना। यानी एक बार हमारा 4 आना जरूरी है, ये हमारी कंडीशन, इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। सबसे पहले हमारे पास ये पता होना चाहिए कि क्या 6 कितनी बार मतलब जो सम आ रहा है 6 कितना आएगा। ठीक, और उसका टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है, समझो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है, क्वेश्चन नंबर है 6 का। 6 का कौन सा पार्ट है, बी पार्ट है। ठीक, अब देखो अगर आप एक पासे को फेंकेंगे, इसने बोला है कि पासे को हमको 2 बार फेंकना है, ट्वाइस। हिंदी में भी देख लो, नहीं तो कहोगे हिंदी में तो समझ ही नहीं आ रहा। एक पासे को 2 बार फेंकना है, एक पासे को 2 बार उछाला गया और प्रकट हुई संख्याओं का योगफल 6 पाया गया। संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सब प्रतिबंध प्रायिकता बताना है। ठीक है, इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ लिया है। अब हमें क्या करना है, जब हम एक पासे को 2 बार फेंकेंगे, यानी 2 बार फेंकेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि टोटल नंबर सैंपल ऑफ स्पेस, टोटल सैंपल स्पेस कितने आएंगे। तो टोटल सैंपल स्पेस क्या क्या आएगा, देख लो। टोटल सैंपल स्पेस, ठीक है, टोटल सैंपल स्पेस, इसको एस से लिखा जाएगा। अब इसको लिखते हैं, देखो देखो जब पासे को फेंकेंगे पहले, तो मान लेते हैं पहली बार में 1 आ गया और दूसरी बार में क्या आ गया, 2 आ गया। ये हो सकता है ना, या फिर हमने पहली बार फेंका उसमें भी 1 आया, दूसरी बार फेंका उसमें भी 1 आया। तो पहली बार जब पासा फेंका उसमें 1 आया, दूसरी बार 1 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद पहली बार फेंका तो उसमें 1 आ गया, लेकिन दूसरी बार में 2 आ गया, ये भी हो सकता है। अब इसके बाद पहली बार फेंका तो 1 आ गया, दूसरी बार में 3 आ गया, ये भी हो सकता है। पहली बार में 1 आया, ठीक है, दूसरी बार में 4 आया, ये भी हो सकता है। पहली बार जब हमने पासे को रोल किया तो 1 आया, दूसरी बार 5 आया, ये भी हो सकता है। पहली बार हमने रोल किया 1 आया, लेकिन दूसरी बार 6 आया, ये भी हो सकता है। यानी ये पॉसिबिलिटी है, कब ये पॉसिबिलिटी है कि पहली बार जब हम फेंकते हैं पासे को तो 1 आता है, इसके पीछे क्रम बदलता रहता है। इसके बाद पहली बार हम फेंके 1 आ जाए, दूसरी बार फेंके 7 आ जाए, ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक पासे में मैक्सिमम 6 ही आ सकते हैं। इसका मतलब ये काम खत्म। अब हम देखते हैं 2 से। अब क्या करते हैं, 2 को फेंकते हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं, पासे को हमने फेंका, पहली बार में 2 आ गया, दूसरी बार में 1 आ गया, ये हो सकता है। ठीक है, इसके बाद पहली बार में 2 आया, दूसरी बार में 2 आया, ये भी हो सकता है।
पहली बार में 2 आ गया, दूसरी बार में 3 आया, ये भी हो सकता है। पहली बार में 2 आया, दूसरी बार में 4 आया, ये भी हो सकता है। पहली बार हमने पासे को रोल किया 2 आया, ठीक है, दूसरी बार 5 आया, ये भी हो सकता है। अब पहली बार रोल किया 2 आया, लेकिन दूसरी बार क्या आ गया, 6 आ गया, ये भी हो सकता है। तो ये हमारा कंडीशन आ गया जब 2 हमारा पहले पासे में आ रहा है। अब तीसरी कंडीशन देख लो। तीसरी कंडीशन क्या है कि पहली बार फेंका 3 आया, दूसरी बार में 1 आ गया, ये हो सकता है। पहली बार में 3 आया, दूसरी बार में 2 आया, ये भी हो सकता है। पहली बार में 3 आया, दूसरी बार में क्या आ गया, 3 आ गया, ये भी हो सकता है। पहली बार में हमने फेंका 3 आया, ठीक है, दूसरी बार में 4 आया, ये भी हो सकता है। अब इसके बाद पहली बार हमने फेंका 3 आया, लेकिन दूसरी बार 5 आया, ये भी हो सकता है। इसके बाद पहली बार हमने फेंका कितना आया, 3 आया, दूसरी बार में 6 आया, ये भी हो सकता है। यानी ये हमारी कंडीशन हो गई कि जब पहली बार पासे में कितना आया था, 3 आया था। अब देखो, अब पहली बार हमने फेंका तो क्या आया, 4 आया, लेकिन दूसरी बार में क्या आ गया, 1 आ गया, ये भी हो सकता है। पहली बार हमने फेंका 4 आया, दूसरी बार में 2 आया, ये भी हो सकता है। पहली बार फेंका क्या आया, 4 आया, लेकिन दूसरी बार में 3 आया, ये भी हो सकता है। पहली बार हमने फेंका 4 आया, दूसरी बार 4 आया, ये भी हो सकता है। पहली बार में 4 आया, दूसरी बार में 5 आया, ये भी हो सकता है। और पहली बार में 4 आया, दूसरी बार में 6 आया, ये भी हो सकता है। ठीक, अब इसके बाद देख लो, अब क्या है, अब हम मान लेते हैं पहली बार में जब हमने फेंका, तो पहली बार में हमने फेंका तो 5 आ गया, दूसरी बार में 1 आया, ठीक है। पहली बार में फेंका 5 आ गया, दूसरी बार में 2 आया, ये भी हो सकता है। पहली बार में फेंका 5 आया, दूसरी बार में 3 आया, ये भी हो सकता है। पहली बार में 5 आया, ठीक है, दूसरी बार में 4 आया, ये भी हो सकता है। पहली बार में क्या हुआ, 5 आ गया, दूसरी बार में 5 आया, ये भी हो सकता है। पहली बार में 5, दूसरी बार में 6, ये भी हो सकता है। ये कंडीशन हो गई। अब देख लो एक और, एक कंडीशन क्या हो सकती है, पहली बार जब हम रोल करेंगे तो उसमें क्या आ जाए, 6 आ जाए, दूसरी बार में 1 आ जाए, ये भी हो सकता है। पहली बार में 6, दूसरी बार में 2, ये भी हो सकता है। पहली बार में 6, दूसरी बार में 3, ये भी हो सकता है। पहली बार रोल किया 6 आया, दूसरी बार 4 आया, ये भी हो सकता है। पहली बार रोल किया 6 आया, दूसरी बार क्या आ सकता है, 5 आ सकता है, ये भी हो सकता है। पहली बार रोल किया 6 आया, दूसरी बार में भी 6 आ गया, ये भी हो सकता है। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। यानी ये हमारे पास टोटल जो बन जाएंगे, टोटल कितने आ जाएंगे, टोटल इवेंट जो आ जाएंगे, टोटल सैंपल स्पेस 36 आएंगे। देखो, एक तो ये तरीका है। दूसरी बात, अगर हमको सीधे निकालना हो कि टोटल सैंपल स्पेस कितने होंगे, तो क्या करेंगे, जितनी बार पासे को रोल किया जाएगा, क्योंकि एक पासे को फेंकने में 6 आता है एक बार में, ठीक है, एक बार फेंकते हैं तो 6 आता है, जब दूसरी बार फेंकेंगे कितना आ जाएगा, तो स्क्वायर कर देंगे, यानी जितनी बार फेंकेंगे उसकी पावर चढ़ा देंगे। तो यानी 2 बार फेंका तो 2 पावर चढ़ा देंगे, 3 बार फेंकते हो 3, ये कितना आ जाएगा 36। अगर 3 बार फेंके होते हैं पासे को तो क्या करते हैं, 6 की पावर 3 कर देते हैं। 4 बार होता तो कितना होता, 6 की पावर 4 होता। तो ये ऐसे ही बढ़ता रहता है, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है, ठीक, इसको निकालने का। लेकिन हमने आपको एक एक स्टेप करके दिखा दिया कि ये ऐसे हमारे पास सैंपल स्पेस बने, क्यों दिखाया है, जिससे हमारे पास समझ में आ जाए क्या कर रहा हूँ मैं। तो ये टोटल सैंपल स्पेस बन गए। अब जो क्वेश्चन में कंडीशन दी है उसके हिसाब से जाना होगा। क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी है, पहले बोला है कि जो हमारा मान लेते हैं ई इवेंट है, ये इस बात पे इवेंट है कि हमारे पास जो कि 2 पासे को जब हमने रोल किया है, उसमें जो, यानी एक पासे को हमने 2 बार रोल किया, उन दोनों बार में जो डिजिट आई है उनका जो सम है टोटल वो 6 है, याद रखना 6 है। चलो, तो हमारे पास लेट कर लेते हैं, जो इवेंट है, लेट इवेंट ई जो है वो क्या है, वो हम लिख देंगे सम ऑफ नंबर्स अपीयर वाज 6, वाज फाउंड एट द, ये लिख दें ट्वाइस एंड इट वाज फाउंड एट द नंबर ऑफ सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर्स अपीयर, सम ऑफ नंबर्स अपीयर अपीयर 6, यानी जो नंबर का सम दिखेगा वो हमें क्या दिखेगा, अपीयर 6 आएगा, ठीक है, अपीयर 6। उस नंबर का सम क्या दिखेगा, अपीयर हुआ है हमें 6 दिखा हुआ, यानी दोनों नंबर का सम कितना होगा, 6 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 6, ठीक है। इसको हम इवन मान लेते हैं ई, ये हमने दिखा दिया यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, ई में लिखना है, क्या लिखना है देख लेना, ई इवन लिखना है, ठीक है। अब इसमें चलो, इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, देखो, नंबर क्या लाना है, 6 लाना है। 1 और 1 को ऐड करेंगे,
1 और 1 को ऐड करेंगे कभी 6 आ सकता है, यानी पहले से तो नहीं आएगा। इसके बाद देखो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 6 नहीं आएगा, 1 और 3 को करेंगे तब भी नहीं आएगा, 1 4 को करेंगे तब भी नहीं आएगा। लेकिन ये वाला देखो जिसमें हम बॉक्स लगाएं, ये इंपॉर्टेंट है, यानी इन दोनों डिजिट को ऐड कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा 1,5 कितना आ जाएगा 6, यानी एक तो इवेंट हमारे पास ये हो जाएगा 1,5। एक इवेंट मिल गया जिसमें क्या कहा बताया गया कि जो नंबर आए हैं उनका सम कितना 6 है, यानी 5 प्लस 1 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये एक तो काम हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये तो हो नहीं सकता, इसमें आ जाओ, दूसरे रो में आ जाओ। इसमें देखो, इसमें जब आओगे तो ये वाला नंबर जो है हमारे पास, जो हम बॉक्स में बंद कर रहे हैं, ये जो नंबर है 2 और 4, इनको ऐड करो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी 2 और 4 हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ, इसमें तो हो नहीं सकता बाकी कोई। अब इसमें आ जाओ, इन दोनों का समीशन यानी 3 और 3, इनका सम भी 6 आ सकता है, तो ये आ जाएगा 3 और 3। और इसके नीचे आ जाओ, इसके बाद आ जाओ, और तो होगा नहीं इसमें, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, ये बॉक्स में बंद हो रहा है, इनका सम कितना हो जाएगा 4,2, 4,2 का सम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये भी हो सकता है। इसके बाद आ जाओ, इसमें तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, ये देख लो, ये जो है ये वाला बॉक्स, ठीक है, इसमें देख लो ये क्या है, ये हमारे पास 5,1 है, 5,1 का सम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक। चलो अब इसके बाद देखो कहीं हो सकता है और कोई नंबर नहीं, यानी टोटल 5 इवेंट हो जाएंगे। इसमें टोटल कितने हो जाएंगे, इसमें टोटल हमारे पास 5 इवेंट हो जाएंगे, 5 इवेंट। ये पॉसिबिलिटी किसकी है कि सम हमारा कितना आया है, जो डिजिट आई है दोनों उनका सम 6 आया है, यानी ये हमारे पास 5 आ गया। अब इसके बाद जो दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन क्या है, इसमें बोला है कि 4 डिजिट जो है कम से कम एक में तो आना ही चाहिए, यानी 4 तो रिपीट होना ही चाहिए, कि 4 हमारा आ रहा है, एक कम से कम, एक ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा ये दिक्कत नहीं है। तो इसमें मान लेंगे लेट, कौन सा कलर ले लें, ये वाले लेते हैं, लेट कर लिए 4, let digit 4 is appear at least 1, let 4 appear at least का मतलब है इससे तो कम हो नहीं सकता, एटलीस्ट वंस, ज़्यादा आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एटलीस्ट वंस का मतलब है कि एक तो आना ही चाहिए, एक में तो आना ही चाहिए। चलो अब इसको भी देख लेते हैं, इसके लिए इवन हम मान लेते हैं एफ, ठीक है। एफ में क्या क्या आएगा ये देखते हैं अब, ठीक है, एफ में देखते हैं। तो एफ के लिए कौन सा ले लें, 11 ले लेते हैं, ठीक है। देखो क्या आना चाहिए, एक में तो 4 आना चाहिए। अब इसमें आ जाओ, ये क्या है 1,4, इसमें यानी पहली रो में जो है एक डिजिट हमको मिल गई 1,4 जो कि अप्लाई हो रही है, तो 1,4। दूसरी डिजिट में आ जाओ, इसमें देख लो, इसमें क्योंकि एक तो 1 चाहिए हमको, एक तो 4 चाहिए कम से कम, तो इसमें तो कोई भी नहीं है, इसमें ये वाली है, ये वाली देख लो, ठीक। इसका मतलब क्या आ गया, पहली में भी मिल गया। अब इसमें हम क्या लगा रहे हैं, नीचे अंडर स्कोप लगा रहे हैं, ये ऐसे 1,4 हो चुका है, यहाँ पे क्या आ गया 2,4 आ गया, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, इसमें तीसरे वाले में ये वाला देख लो, ये इसमें भी आया एक में तो हमारा 4 आ ही रहा है, 3,4, तो इसका भी काम हो गया। अब इसके नीचे आ जाओ, इसके नीचे क्या हो गए, ये हो गया। अब इसमें आ जाओ, ये जो 4 वाली लाइन है इसमें सब में मिलेगा, यानी 4 वाली लाइन में सब में मिलेगा, तो 4,1, ठीक है। फिर इसके बाद इसको ऊपर कर दे थोड़ा, 4,1 हो गया, ठीक। अब इसके बाद 4,2 हो गया, 4,2 हो गया, ठीक है। इसके बाद 4,3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 4,4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 4,5 हो जाएगा, ये भी ठीक है। इसके बाद 4,6 हो जाएगा, ये भी ठीक है। देख लो इसमें सब में स्कोप लगा दो, यानी 4 वाले में तो एक डिजिट तो हमारी 4 आ ही रही ना, दोनों में से कोई एक डिजिट तो 4 होनी चाहिए, 2 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक तो होनी चाहिए। अब 5 वाले में आ जाओ, जब 5 वाले में आएंगे तो क्या ये मिल जाएगा हमको 5,4, 5,4, ठीक है। इसके बाद ये आ जाओ, और किसमें, ये 6 वाले में लास्ट में, ये क्या आ जाएगा 6,4। इसके अलावा कोई भी और डिजिट नहीं है जिसमें एक कम से कम 4 आया हो,
देखो दो हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक तो होना ही चाहिए। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, जब इनको ऐड करो, इनको जोड़ो, कितने आ जाएंगे टोटल, कितने इवेंट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी इसमें टोटल कितने आ जाएंगे, 11। ठीक है, अब देख लो, अब इसके बाद क्योंकि हमको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 4 आना चाहिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इसका मतलब क्या है, हमको इंटरसेक्शन भी निकालना होगा। तो इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों में कॉमन हो। तो क्या है, ई और एफ का इंटरसेक्शन, ई और एफ का इंटरसेक्शन भी निकालना होगा हमको, ई और एफ का इंटरसेक्शन भी निकालना होगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं दोनों में क्या क्या कॉमन है, दोनों इवेंट में क्या कॉमन है। देखो यहाँ पर क्या है, 2,4 है, 2,4 है, यहाँ पर है 2,4, ये है। ठीक है, 4,4,2 है, 4,2 भी, ये भी है। ठीक है, इसके अलावा तो कोई डिजिट नहीं है, इसके अलावा कोई डिजिट नहीं है, यानी 2,4 कॉमन है। ठीक है, और 4,2 कॉमन है, यही दो डिजिट हैं जो कॉमन है। तो यहाँ पर टोटल कितने आ जाएंगे, यहाँ पर टोटल आ जाएंगे 2। अब हमें क्या निकालना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये निकालनी है कि हमारे पास जो इवेंट है सब, है ना, कि 4 हमारा आना चाहिए एटलीस्ट एक में। तो सबसे पहले हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना होगा, उसके बाद ही हम बता सकते हैं। तो हमारे पास इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, ई मतलब ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी नहीं लगाएंगे, इंटरसेक्शन लगाएंगे, इसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये क्या हो जाएगा, देख लो यहाँ पे टोटल पॉसिबल कितने हैं, 5, यानी ये इन पांचों में से कोई एक आ सकता है। ई के लिए 1 2 3 4 5, तो ये 5 हमने लिख दिए। और टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं, 36, यानी 36 में से 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितना है, 36 में से 5 आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 5/36 है। ठीक है, ये हमारे पास इवेंट इसके हो गई जिसका सम कितना आना था, 6 आना था। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आ जाएगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ देख लो, इसमें क्या है, इसमें हमारे पास, इसमें देख लो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में, इसमें कितने इवेंट है, ये इवेंट जिनका सम कितना है, 11 है। तो ये देख लो इसमें क्या आ जाएगा, 11, क्योंकि पॉसिबिलिटी 11 की है, किसने में से, 36 में से। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू एफ आ गई। अब इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, ई इंटरसेक्शन एफ, तो ये क्या आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 2 में से, क्योंकि 2 है टोटल कितने, 36, तो ये कितना आ जाएगा, 1/18 आ जाएगा। ठीक है, ये 1/18 आ जाएगा। अब हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सम कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सम हमारा कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। ठीक है, तो हम लिख देते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सम हमारा 4 आना चाहिए। चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑब्लिक एफ, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, पहले ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है, ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई किससे करेंगे, जो नीचे होता है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। जो हमने निकालना किसका है, ये हमको निकालना है, इसके लिए निकालना है। तो एफ को ऊपर कर दो, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई, यानी जिसके लिए निकालना है उसको ऊपर करना होगा ना। सम आना चाहिए कितना, 4 आना चाहिए, सम, सॉरी एटलीस्ट 1 हमारा क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, इसके हिसाब से जैसे इसने बोला है कि हमको अपियर करना है एटलीस्ट 1/4, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ डिवाइड बाई ई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है, अब चलो ये फार्मूला हमारा बन जाएगा यहाँ पे, इसके हिसाब से इसको सॉल्व करना है। तो चलो रखो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ, यानी 4 आने की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि हमने इसको एफ से माना है, तो एफ लिख देंगे यहाँ से, एफ डिवाइड बाई किससे करेंगे, ई से। इसमें इंटरसेक्शन कितना है, इसकी वैल्यू हमने कितना निकाला है, 1/18, 1/18, और इसकी वैल्यू कितनी है, 5 इसकी वैल्यू हमारे पास कितना है, ई की वैल्यू 5/36। अब इसको 36 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा और ये 5 नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2/5। यही आंसर है, क्या आंसर है
कि हमारे पास जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 4 आएगा एटलीस्ट 1 पे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डिवाइड बाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2/5। ये फाइनल आंसर है। समझ में आया तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे हमको आपका सपोर्ट मिले। सपोर्ट मिलेगा तभी लाइफ चलती है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।